ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। विवेक के ऑफिस में उस रात ज़्यादा काम था। काम करने के चक्कर में समय का उसे कुछ पता ही नहीं चला था। बाकी का जो स्टाफ था वो ऑफिस से चला गया था, लेकिन विवेक अभी भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, लेकिन टाइम का कोई पता नहीं चल रहा था विवेक को। विवेक बस अपने काम में लगा हुआ था। काम करते करते अचानक से विवेक का जो फ़ोन है वो बजा, और जैसे ही फ़ोन बजा विवेक ने काम को रोककर अपने फ़ोन को उठाया। किसी अननोन नंबर से कॉल था, और फिर विवेक ने कॉल को उठाया और सामने से आवाज़ आई, साहब मेरे पैसे लौटा दो, साहब मेरे पैसे लौटा दो, साहब मैं मर जाऊंगा, साहब मेरे पैसे लौटा दो। और जब विवेक ने यह बात सुनी तो विवेक ने कहा, पैसे? कैसे पैसे? कौन से पैसे लौटाने हैं तेरे? कौन है तू? जिसके जवाब में उस आवाज़ ने वापस से कहा, साहब मेरे पैसे लौटा दो, साहब मेरे पैसे लौटा दो, मैं मर जाऊंगा साहब, बिना पैसों के मैं मर जाऊंगा साहब। और फिर विवेक ने कहा, अरे भाई कौन से पैसे? रॉन्ग नंबर है ये। और ये कहकर विवेक ने फ़ोन को कट कर दिया और वापस से अपने काम में लग गया। काम करते हुए उसे कुछ 5 मिनट हुए थे, तभी अचानक से उसका फ़ोन वापस से बजा, और जैसे ही फ़ोन वापस से बजा उसने फ़ोन को उठाया और सामने से वही आवाज़ आई, साहब मेरे पैसे वापस कर दो, साहब बिना पैसों के मैं मर जाऊंगा, साहब ऐसा मत करो साहब। और तभी विवेक ने गुस्से में कहा, अबे पागल है क्या? मैंने कौन से पैसे लिए तेरे पे दिमाग नहीं है क्या? मैंने बोला ना एक बार रॉन्ग नंबर है, नंबर चेक कर, और इस बार फ़ोन किया ना तो पुलिस स्टेशन में दे दूंगा, चक्की पीसता रहेगा फिर, समझा क्या? और ये कहकर विवेक ने गुस्से में फ़ोन काट दिया, और फ़ोन काट कर वापस से उसने अपने काम में ध्यान देना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद वापस से फ़ोन बजा, और इस बार किसी और अननोन नंबर से था। और फिर वापस से जब विवेक ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा? और फिर विवेक ने जब ये आवाज़ सुनी तब विवेक ने कहा, अबे तेरे समझ नहीं आता? एक बार बोला ना कि कौन से पैसे देने हैं तेरे, हाँ? और फिर उस आवाज़ ने कहा, अगर पैसे नहीं देगा तो मेरे पास और भी रास्ते हैं पैसे निकलवाने के। रुक जा, मैं तेरे को अभी बताता हूँ। ये जो तेरा नंबर है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता हूँ इस पर। देख, जब तू पकड़ा जाएगा ना तो अच्छी तरह से पैसे मिलेंगे तुझे पुलिस वालों की तरफ से। देखता जा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये कहकर विवेक ने फ़ोन को कट कर दिया, और काम करते करते जब सारा काम ख़त्म हो गया तो अपने लैपटॉप को बैग में पैक करके वो ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से निकलने के बाद उसने बाहर का नज़ारा देखा तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट्स चली हुई थी। विवेक सीधे सीधे चलने लगा। वो सोच रहा था कि कहीं रिक्शा मिल जाए तब वो अपने घर पहुंच जाए, और कुछ ही दूर उसे एक रिक्शा मिल गया। और रिक्शा को जब उसने देखा तब वो रिक्शा के पास गया, और विवेक ने रिक्शा वाले से कहा, अरे भाई साहब मुझे ज़रा वहाँ तक छोड़ दो, वो जो रानी बाग वाला फ्लाईओवर है ना, वहाँ से पार करके एक छोटा सा रास्ता आता है वहाँ पे। और फिर उस ऑटो वाले ने हाँ में सर हिलाया, और फिर विवेक उस ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले ने ऑटो को स्टार्ट किया और वहाँ से ऑटो लेकर चल पड़ा। ऑटो चल ही रहा था, तभी अचानक से उस ऑटो वाले ने कहा, साहब इतनी रात को क्या करते हैं आप? जिसके जवाब में उस विवेक ने कहा, कुछ नहीं भाई, आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, वैसे मैं जो इंश्योरेंस बेचता हूँ। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, साहब आपने उस आदमी के पैसे क्यों नहीं दिए? और फिर विवेक ने जब ये बात सुनी तब विवेक ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? किसके पैसे भाई? किसके पैसे देने? और फिर उस ऑटो वाले ने एक अजीब सी आवाज़ के साथ कहा,
भूल गया हरामखोर। मेरे पैसे नहीं दिए तूने, और अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो जान से मार दूंगा। और विवेक ने जब ये बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने ऑटो को रुकवाया और ऑटो वाले को वहीं मारने लगा। और जब ऑटो वाला मार खा रहा था तब वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे, और कुछ लोगों ने जब उस ऑटो वाले को मार खाते हुए देखा तब वो लोग सामने से बचाने के लिए आए उस ऑटो वाले को, और वो सारे लोग आकर ऑटो वाले का साथ देने लगे। उन सारे लोगों ने कहा, क्या बे, क्यों मार रहा ऑटो वाले को? जिसके जवाब में उस ऑटो वाले ने कहा, पता नहीं भाइयों मुझे क्यों मार रहा है ये, मैं तो इसे लेकर जा रहा था, पता नहीं पागल है ये। और फिर विवेक ने कहा, अरे ये पता नहीं कैसे पैसों की बात कर रहा है। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, मैंने कोई पैसों के बारे में नहीं बोला, पता नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैंने तो सिर्फ सवारी समझ के बैठाया था, इसने तो मुझे पता नहीं ऑटो रुकवा कर मारना शुरू कर दिया। और फिर उन सारे लोगों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग गरीब आदमी को कुछ समझते ही नहीं है। हाँ, ऑटो वाला है तो क्या हो गया, तुम इसे मारोगे, वो भी बेवजह? तुम्हारे जैसे लोगों को तो बहुत मारना चाहिए। और ये कहकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो विवेक को मारने लगे, और विवेक काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। विवेक के सर से खून निकलने लगा, और विवेक जब घायल हो गया तब वो बेहोश भी हो गया। लोगों को लगा कि शायद ज़्यादा मार पड़ गई है, और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। और जब हॉस्पिटल में विवेक को होश आया तब उसने देखा कि उसकी वाइफ उसे देखकर रो रही है। और विवेक की वाइफ ने कहा, क्या हुआ था? और फिर विवेक ने कहा, अरे वो कुछ नहीं यार, एक फ़ोन आ रहा है मेरे को, कहता है पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। और फिर चलो छोड़ो यार। विवेक को चोट लगी थी, और तभी अचानक से उसकी जेब में रखा हुआ फ़ोन वो वाइब्रेट हुआ। जब वाइब्रेट हुआ तब उसने अपने फ़ोन को निकाला और देखा कि एक मैसेज था। मैसेज को ओपन किया तो वो मैसेज था कि उसके अकाउंट से 50,000 रुपये कट चुके थे। और उसने जब ये देखा तो वो चौंक गया, और उसने चौंकते हुए पूछा, ये कैसे हो गया, मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये कैसे निकल गए? और फिर उसकी वाइफ ने बताया, ट्रीटमेंट के लिए निकाले थे मैंने ही 50,000 रुपये। और फिर विवेक ने कहा, 50,000 रुपये ट्रीटमेंट के लिए, ज़्यादा नहीं है? और फिर विवेक की वाइफ ने कहा, यहाँ कोई आसपास का हॉस्पिटल नहीं था, यही था, ये काफ़ी महंगा हॉस्पिटल है, थोड़े से ट्रीटमेंट के लिए 50,000 रुपये लग गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, 85,000 तो थे। और फिर सुबह तक विवेक को डिस्चार्ज कर दिया गया। सुबह विवेक अपने घर पर आया और वो शांति से टीवी देख रहा था। उसे चोट लग गई थी तो 1 हफ्ते की छुट्टी उसने ऑफिस से ले ली थी। चोट लगी हुई थी, सर पे पट्टी बंधी हुई थी और आराम से वो टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते उसकी वाइफ रूम में आई और रूम में आते ही अलमारी खोलकर कुछ काम करने लगी। अलमारी वो खोलकर जब कुछ काम कर रही थी तभी अचानक से विवेक को एक आवाज़ सुनाई दी, मेरे पैसे कब देगा जो बाकी के बचे हुए हैं? और जब विवेक ने यह बात सुनी तब उसने अपने आसपास देखा और अपनी वाइफ से कहा, क्या तुमने कुछ कहा? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा, नहीं मैंने क्या कहा? और फिर विवेक ने कहा, अरे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। और फिर विवेक की वाइफ ने कहा, कोई वहम होगा तुम्हारा। विवेक ने अपने सर को खुजाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने आवाज़ जो है वो साफ साफ सुनी थी। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, 50,000 तो निकाल लिए मैंने, बाकी के पैसे नहीं लौटाएगा। तब और भी रास्ते हैं मेरे पास पैसे निकालने के लिए। विवेक ने जब ये आवाज़ सुनी तब उसके हाथ पैर फूल गए। उसने अपने सर को खुजाना शुरू कर दिया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने जैसे तैसे इस बात को इग्नोर किया और फिर वो टीवी देखने लगा। वो टीवी देख ही रहा था तभी अचानक से उसे उसकी वाइफ के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो भागता हुआ बाहर गया और उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है वो सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सर से काफ़ी खून निकल रहा है।
और जब उसने अपनी वाइफ को इस हालत में देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। विवेक को पहले से ही बहुत चोट लगी थी, लेकिन उसने मदद के लिए अपने पड़ोसियों को बुलाया और उसके पड़ोसी विवेक की वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद विवेक की वाइफ का इलाज चला। कई दिनों तक इलाज चलता रहा और विवेक के जो बाकी पैसे थे तकरीबन 50,000 रुपये और खर्च हो गए उसी इलाज में। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। विवेक ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा। विवेक की वाइफ जैसे तैसे ठीक हुई और विवेक ने पूछा क्या हुआ था, आखिर गिर कैसे गई सीढ़ियों से। और फिर विवेक की वाइफ ने कहा पता नहीं, पीछे से धक्का मारा था किसी ने, लेकिन वहाँ तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं। विवेक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन विवेक ने सोचा कि चलो जो हुआ जैसे भी हुआ भूल जाना ही सही है। पैसे खर्च हो गए लेकिन बेबी की जान तो बच गई। इसी बात का शुक्र मनाते हुए विवेक और उसकी वाइफ घर आ गए और रात के तकरीबन 12 बजे और उसके फ़ोन पे एक और कॉल आई और जब विवेक ने कॉल को उठाया तब सामने से आवाज़ आई अब पता बाकी के पैसे दे रहा है या फिर से किसी और तरीके से निकालूं। और फिर जब विवेक ने यह बात सुनी तब उसने गाली गलौज करके फ़ोन को काट दिया और विवेक तुरंत कपड़े पहनकर वहाँ से निकला और पुलिस स्टेशन पहुँचा। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद उसने इंस्पेक्टर से कहा सर मेरे नंबर पे है वो अननोन नंबर से कॉल आ रहा है और वो मुझसे बार बार पैसे मांगता है। मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए फिर भी वो मुझसे पैसे मांगता रहता है। और फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा ठीक है मुझे नंबर दिखाइए, मैं जो भी कार्रवाई है वो करूँगा। और फिर विवेक ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल हिस्ट्री निकालते ही उसकी आंखें जो हैं वो खौफ से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके जो पूरी कॉल हिस्ट्री थी उसमें एक भी अननोन नंबर की इनकमिंग कॉल नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? विवेक की आंखें खौफ से बड़ी हो गई और फिर विवेक ने कहा सर अभी तो नंबर था लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। जिसके जवाब में उस पुलिस ऑफिसर ने कहा अरे देखिए वही होगा, आपने कोई छेड़छाड़ या डिलीट वगैरह का बटन तो नहीं दबा दिया था। जिसके जवाब में विवेक ने कहा नहीं। और फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नंबर अपने आप डिलीट हो जाए, चेक करिए। पूरा चेक करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। और फिर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा ठीक है घबराने की कोई बात नहीं है, आप नंबर और एड्रेस अपना लिखवा दीजिए, हम अपने आपके नंबर पर नज़र रखेंगे, कुछ होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और फिर विवेक ने अपने नंबर और एड्रेस को वहाँ लिखवा दिया और वापस से घर आ गया। उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए तो अब ख़त्म हो ही चुके थे, अब थोड़ी बहुत सेविंग्स बची हुई थी, लेकिन वो परेशान हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ये सब हो क्या रहा था। लेकिन एक बात काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, पहले जब तक कॉल नहीं आ रही थी उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही कॉल आना शुरू हुए उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ अजीब होने लगा। वो आवाज़ सुनाई देना और उसकी वाइफ का सीढ़ी से गिर जाना, की लड़ाई हो जाना, काफ़ी कुछ चीज़ें अजीब हो रही थी अब विवेक की लाइफ में। विवेक को लग रहा था कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, इसलिए उसने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। विवेक और उसकी वाइफ आराम कर रहे थे। विवेक की वाइफ भी ठीक हो चुकी थी और फिर विवेक की वाइफ ने कहा सुनो ना, कल मूवी देखने चलते हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी तो है ही है तुम्हारी, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। विवेक ने कहा ठीक है चलते हैं। रात के वक्त चले या दिन में? विवेक की वाइफ ने कहा दिन में चलते हैं। और फिर विवेक ने कहा दिन में कोई अच्छी मूवी नहीं लगी, चलो शाम को ही चलेंगे। और फिर अगले दिन शाम को वो और उसकी वाइफ एक पिक्चर देखने के लिए चले गए। पिक्चर देखने के बाद रात के तकरीबन 10 बजे वो घर वापस पहुंचे और वो घर के बाहर खड़े थे। घर के बाहर खड़े ही थे तभी अचानक से वो घर ब्लास्ट हो गया और घर के ब्लास्ट होते ही वहां तबाही मच गई। विवेक को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, घर के अंदर क्या विस्फोट हो गया। और फिर विवेक और उसकी वाइफ अपनी जान बचाकर वहां से दूर भागे।
ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हुआ था, पूरा घर चिथड़े चिथड़े हो गया था। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कई घंटों तक वो आग को बुझाते रहे। विवेक अपने घर को जलता हुआ देखता रहा और अपनी बर्बादी को अपनी आंखों के सामने कई घंटों तक देखता रहा। उसका घर पूरी तरह से जल के राख हो चुका था। और फिर आग बुझने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। सिलेंडर का नॉब ठीक से बंद नहीं किया गया था। विवेक का घर भी अब तहस नहस हो गया था। तभी उसका फ़ोन बजा और विवेक ने फ़ोन को उठाया तो सामने से आवाज़ आई, वसूल कर लिए ना पैसे, अब बता बाकी के पैसे देगा या नहीं देगा? और फिर विवेक ने रोते हुए पूछा, कौन हो भाई तुम? क्या चाहते हो मेरे से? अगर मेरे क्या बिगाड़ा है तुमने? हो कौन तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जिसके जवाब में उस आवाज ने कहा, रामचरण। और जब विवेक ने ये नाम सुना तो उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह बहने लगा और उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसका जो मोबाइल था वो उसके हाथ से छूट के ज़मीन पर गिर गया और उसके चेहरे पे टेंशन की साफ साफ लकीरें नजर आ रही थी। विवेक ने अपने फ़ोन को वापस उठाया और अपने दोस्त को कॉल मिलाया और अपने दोस्त को कॉल मिला के कहा, अभी अभी वो रामचरण वापस आ गया है। वो रामचरण ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और फिर उसके दोस्त ने कहा, रामचरण वो वापस आ गया? कैसी बकवास बातें कर रहा, तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं? और फिर विवेक ने कहा, अरे मेरा घर चल गया, मेरा सब कुछ तबाहा हो गया है। और फिर विवेक के दोस्त ने कहा, तू घबरा मत, मैं अभी आ रहा हूं। कुछ ही मिनट्स बाद विवेक का दोस्त वहां पहुंचा अपनी गाड़ी से और विवेक के घर का नज़ारा देखकर उसका भी दिल दहल गया और उसने विवेक से कहा, ये सब कैसे हुआ? और फिर विवेक ने कहा, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, मेरा पूरा घर चिथड़े चिथड़े हो गया। सिर्फ यही नहीं, मेरी रात को लड़ाई हो गई थी और मुझे काफ़ी चोट आई, उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए। मेरी वाइफ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए। मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, जितनी सेविंग्स थी, जितनी कमाई थी, सब खत्म हो गया। और फिर विवेक के दोस्त ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? रामचरण तो मर गया था ना? और फिर विवेक ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना। फिर विवेक ने अपने दोस्त से कहा, ये सब तेरी गलती है, मैंने कहा था तुझसे वो काम ठीक नहीं है, फिर भी तूने किया। आज उसी की वजह से मैं बर्बाद हो गया। और फिर विवेक ने कहा, तू नहीं कहा था ना कि उस रामचरण के पैसे हड़प ले? असल में रामचरण एक गरीब मजदूर था जो कि पैसे इकट्ठा करता था मजदूरी करके, ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके और बुरे वक्त के लिए 2 पैसे इकट्ठा कर सके। इसलिए उसने एक इंश्योरेंस खरीदा था विवेक से। वो अनपढ़ था, उसे कागज़ वगैरह की इतनी पता नहीं थी। वो अंगूठा लगाता था और फिर उसने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा था विवेक से, ताकि कल को अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बीवी बच्चों को कोई परेशानी ना आए। हर महीने वो किस्त टाइम पे भरता रहता था। काफ़ी दिक्कत होती थी उसे, लेकिन मेहनती था वो, काम करता रहता था। काम करते करते अचानक से एक दिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और जो उसका घर था पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसकी जो वाइफ थी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर संदीप और उसके दोस्त ने रामचरण की जो बीवी थी उसके अंगूठे के निशान ऐसे कागजातों पे ले लिए जिससे सारे पैसे विवेक और उसके दोस्त को मिल गए और बदले में उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिला
और उन दोनों ने ये कह दिया कि किस्तें टाइम पे नहीं भरी गई थी, जिसकी वजह से पैसे नहीं मिलेंगे। रामचरण की वाइफ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाई। उसे कुछ समझ ही नहीं थी। उसने सोचा कि उसके पैसे अब डूब गए, उसे नहीं मिलेंगे ना। अब रामचरण वापस आ गया था और उसने अपने हिस्से के पैसों को वापस ले लिया था। लेकिन रामचरण तो मर चुका था, तो संदीप को बार बार फोन कैसे आ रहा था? फिर संदीप के दोस्त ने कहा, अगर ये सब सच है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें सारे पैसे उन्हें लौटा देने चाहिए। संदीप ने और उसके दोस्त ने पूरे 50 लाख रुपए इकट्ठा करे। संदीप ने कर्जा लिया और उसके दोस्त ने भी, और जैसे तैसे करके 50 लाख रुपए इकट्ठा करे और फिर 50 लाख रुपए उन्होंने रामचरण की वाइफ को दे दिए और अपने कर्जे से मुक्त हो गए। और जब वो 50 लाख रुपए रामचरण की वाइफ को देकर उसके घर से वहाँ से जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें रामचरण एक मुस्कुराहट के साथ दिखाई दिया और वो मुस्कुराते हुए विवेक और उसके दोस्त को अलविदा कह रहा था। और एक रात विवेक को फिर से फोन आया और फिर उसी आवाज ने कहा, धन्यवाद पैसे लौटाने के लिए। अगर किसी गरीब के पैसे वापस मारे तब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। विवेक ने फोन को काट दिया और उस दिन के बाद से विवेक को कोई ऐसा फोन नहीं आया और कुछ उसकी जिंदगी में अजीब भी नहीं घटा।